नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे BBMQ यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 7 की। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बलबंत की उपलब्धियां। दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है बलबंत, और बलबंत से कहीं ना कहीं परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही आसान और सरल शब्दों में बलबंत को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उससे पहले जितने भी छात्र छात्राएं चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने छात्र छात्राएं अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बलबंत की प्रारंभिक इतिहास को जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बलबंत की अगर बात की जा सकती है तो बलबंत का वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबंत था, परंतु उसे बचपन में क्या कहा जाता था? बहाउद्दीन कहा जाता था दोस्तों। ठीक है ना, तो अगर नाम पूछ लिया जाए भाई बलबंत का क्या नाम था, तो गयासुद्दीन बलबंत था दोस्तों। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, बलबंत के पिता इलवरे तुर्क कबीले के सरदार थे, आपको याद रखना है। और सुल्तान इल्तुतमिश ने सन 1233 ईस्वी में बलबंत को तुर्क चालीसा का, ठीक है, सदस्य बनाया, यानी कि उसको उसमें शामिल कर लिया दोस्तों। ठीक है, आपको मैंने बताया था दोस्तों इल्तुतमिश ने एक 40 दासों का संगठन बनाया था, एक दल बनाया था जिसको चालीसा कहा जाता है। तो इल्तुतमिश ने बलबंत को क्या किया भाई, इसमें शामिल कर दिया दोस्तों। कब? 1233 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, और वो जो चालीसा दल था वो केवल केवल 40 सारे के सारे गुलाम थे दोस्तों, और ये जो बलबंत था ना वो इल्तुतमिश का गुलाम था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सुल्तान इल्तुतमिश ने बलबंत को खासदार पद प्रदान किया। तो ये तो बहुत ही विश्वसनीय उसका ये दास बन गया था, इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, बलबंत को खासदार पद प्रदान किया सबसे पहले। फिर रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबंत को जानते हैं अमीर ए आकुर का पद प्रदान कर दिया। ठीक है, जब रजिया सुल्तान का समय था उस समय जो बलबंत है ना, बलबंत को अमीर ए आकुर का पद दे दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बलबंत को अमीर ए हाजिब का, ठीक है, ये दे दिया पद। इस प्रकार झांसी का सूबेदार भी इसको बनाया गया दोस्तों, है ना। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में इसे अमीर ए हाजिब तो बनाया ही, हाजिब के बाद क्या हुआ, इसे झांसी का सूबेदार भी बना दिया। ठीक है, चलिए ये तो इतना हो गया भाई कि भाई इल्तुतमिश है बलबंत को इतना कुछ कर दिया दोस्तों। ठीक है, आगे आगे दोस्तों, बलबंत को उलुग खां की उपाधि सुल्तान नासिरुद्दीन ने भी प्रदान की थी। देखिए बलबंत को उलुग खां भी कहते हैं, आप याद रखने का प्रयास कीजिए। जो बलबंत है ना, बलबंत को उलुग खां भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबंत को नाइब ए ममलिकात, यानी कि सुल्तान के बाद जो दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसे नाइब ए ममलिकात कहते हैं। तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया भाई, इसे, ठीक है, नाइब ए ममलिकात की उपाधि दे दी दोस्तों। ठीक है, और उसको ये प्रदान कर दिया पद। और क्या हुआ, 1265 में, आप याद रखिए दोस्तों, 1265 में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद, जब नसरुद्दीन का मृत्यु हो जाता है उसके बाद बलबंत को दिल्ली का शासक बना दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था ये इसको नायब ए ममलिकात का पद देता है, जिसका मतलब होता है सुल्तान के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं वो दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ही 1265 में इनका मृत्यु हो जाता है नासिरुद्दीन महमूद का, इसके बाद दिल्ली का शासक जो बनता है वो बलबंत बनता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों बलबंत की इतिहास। यहाँ तक तो मैंने वो थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दिया भाई कैसे करके वो शासक बना, कैसे कैसे क्या था। अब थोड़ा और भी गहराई से हम लोग बलबंत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, बलबंत ने सन 1266 में अपना राज्याभिषेक करवाया। आपको पता है ये जो 65 में उसका मृत्यु हुआ, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद का, उसके बाद वो गद्दी पर बैठा। 1266 में क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त किया दोस्तों। ठीक है, तो 1266 में ये बलबंत आता है दोस्तों। शासक बनने के बाद बलबंत ने गियासुद्दीन और नियाबत ए खुदाई, यानी कि अल्लाह का प्रतिनिधि जैसे ख्यात उपाधियां धारण की, लेकिन बलबंत के सामने उस समय कई समस्याएं थी, है ना। उन्होंने पद तो धारण कर लिया दोस्तों, लेकिन उसके सामने बहुत सी समस्याएं चुनौतियां थी दोस्तों। ठीक है,
इसमें पहली समस्या जो थी वो था दोस्तों उनका जन साधारण में सुल्तान के प्रति भय एवं सम्मान की भावना जागृत करना। तो भाई वो तो शासक बने, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ चुनौतियाँ, कुछ आ गया समस्याएं, जैसे कि भाई उसका ये सबसे पहले कि जनसाधारण यानी कि सभी आम लोगों के प्रति सुल्तान के प्रति भय, है ना, यानी कि सुल्तान से सब डरे, है ना, उसका सम्मान करे, ये सबसे पहले उसके पास ये समस्या था, या तो फिर एक प्रकार से बोल सकते चुनौती था उसके लिए, है ना। दोस्तों बलबन की दूसरी समस्या क्या थी? तो बलबन की दूसरी समस्या राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। पहला तो स्थिति भाई क्या था उनका कि लोग सुल्तान से डरे, शासक से डरे, ऐसा भय बने उस पर। और दूसरा समस्या था दोस्तों राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारना, है ना। और बलबन की जो तीसरी समस्याएं थी वो राजस्थान तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में मेवो यानी कि मेवातों का ठीक है आतंक था, जो कि गरीब मजदूर और फिर आदिवासी लड़कियों का वो अपहरण करके व्यापार करते थे। इससे एक भाई चुनौती था। तो ये तीन चुनौती आपको मैंने बताया। पहला चुनौती भाई कि जनता जो है वो सुल्तान से डरे, इसका एक। दूसरा भाई कि आर्थिक स्थिति सुधारना। और तीसरा जो मेवात का अंत था उसका दोस्तों, ठीक है, गरीब मजदूर और जो मजबूर आदिवासी महिलाओं या फिर लड़कियों के साथ जो अपहरण करके ले जाते थे व्यापार किया करते थे, इसको लेकर एक समस्याएं थी। बलबन ने इस सभी समस्याओं के निपटाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपको एग्जाम में, ऐसा आता भाई कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता है कि भाई लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों बलबन, ठीक है। तो आप बोलेगा बलबन ने इन सभी समस्याओं को निपटाने के लिए रक्त एवं ठीक है लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। क्लियर? तो चलिए दोस्तों बलबन ने तुर्क चालीसा दल को समाप्त किया। आपको मैंने बताया था इल्तुतमिश ने बनाया था 40 दासों का एक गठन, जिसको चालीसा भी बोलते हैं। तो बलबन ने तुर्क चालीसा दल को समाप्त किया और संपूर्ण राज्य में सख्त कानून लागू किया दोस्तों, ठीक है। बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर नियाबत ए खुदाई और जिल्ले अल्लाह मानता था। बलबन ने स्वयं का स्थान पैगंबर के बाद माना है। देखिए बलबन जो है ना वो क्या बोलता था भाई, पैगंबर मोहम्मद साहब की बात, जो दूसरा अगर कोई मानने वाला है, अगर दूसरा कोई व्यक्ति है तो मैं हूँ दोस्तों, ठीक है। यानी कि अल्लाह के बाद, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अपने आप को यानी स्वयं को वो माना है दोस्तों। क्लियर? कौन? बलबन। क्लियर? तो चलिए दोस्तों बलबन निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। वो जानते हैं ना, वो निरंकुश शासक में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि केवल निरंकुश शासक ही अपना ठीक है अपनी प्रजा को आज्ञा पालन प्राप्त करवा सकता है। यानी कि उनका कहना था शासक ऐसा हो निरंकुश हो, अगर निरंकुश शासक हो ना तो प्रजा उसकी बातों को मान सकता है, अन्यथा अगर शासक निरंकुश ना हो तो प्रजा ही उसके ऊपर चढ़ सकता है, प्रजा ही ज़्यादा बोल लेगा। इसीलिए बलबन का कहना था भाई कि शासक जो है वो क्या हो, निरंकुश हो, यानी कि जो शासक हो वो अपनी जनता के लिए, अपने मतलब आम जो पब्लिक होते हैं ना, उसको कभी भी कुछ भी बोले तो वो करने के लिए रेडी हो जाए, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, इस प्रकार से। तो बलबन क्या कहना चाहता था भाई कि निरंकुश शासक होना चाहिए, यानी कि जनता जो हो उसकी आज्ञा का पालन करे दोस्तों, ऐसा विचार था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद ठीक है निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, ठीक है। चलिए उसके पुत्र का नाम याद रखिएगा, बुगरा खां। आगे थोड़ी सी जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों बलबन ने फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया था, है ना। इसने फारसी पद्धति को भी अपनाया, बहुत सारे त्योहारों को भी ये लाता है दोस्तों। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने ठीक है जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा का भी प्रचलन किया। वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा पहला शासक रहा था जिसने क्या किया भाई, इस्लामी प्रथाओं में जो नहीं था, गैर इस्लामी प्रथा का भी कुछ कुछ जो त्यौहार वार होता है वो मनाने लगा दोस्तों, ठीक है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पावोस का ठीक है आरंभ किया। आपको पता है दोस्तों सिजदा प्रथा और जो पावोस प्रथा होती है इसकी प्रारंभ किसने की? तो बलबन ने किया। सिजदा आपको पता है दोस्तों ये घुटने के बल प्रणाम करना है तो फिर ये करना है ना, और पावोस वो भी ऐसे ही होता है, नाक को रगड़ना इस प्रकार से, तो वो होता है, ठीक है। तो ये इसने प्रारंभ किया दोस्तों। बलबन ने ही ईरानी त्यौहार जैसे कि नवरोज, है ना, बलबन ने ही ईरानी त्यौहार नवरोज और
नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की दोस्तों। तो भाई ये हमारा गैर इस्लामी कहाँ का था, ईरानी। तो ईरानी त्यौहार नवरोज को भी इन्होंने अपना लिया। और बर्बन ने दोस्तों अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम ही भी अंकित करवाया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बर्बन होता है अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया दोस्तों। ठीक है, तो ये तक हम लोग समझ गए थोड़ा बलबन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बलबन की मृत्यु को लेकर। दोस्तों बलबन की मृत्यु 1286-87 में हो गई दोस्तों। ठीक है, और मृत्यु के बाद राज्य के अधिकारियों ने दुखी होकर 40 दिनों तक शोक मनाया दोस्तों। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे 1286-87 में इसका मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, उसके जो अधिकारी होते हैं वो दुखी होते हैं, और दुखी होते 40 दिनों तक वहाँ पे शोक मनाया गया दोस्तों। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते दोस्तों बर्बन का जो शासनकाल होता है वो 1266 से लेकर 1287 का मध्य माना जाता है दोस्तों। ठीक है ना, अब थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों बर्बन की मृत्यु के बाद बर्बन के उत्तराधिकारी को लेकर। अब ये इसका तो मृत्यु हो गया, इसके बाद तो इसका उत्तराधिकारी कोई होगा, है ना। तो बलबन ने अपना उत्तराधिकारी शाहजादा मोहम्मद के पुत्र, ठीक है, के खुसरो को चुना था। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र के तहत, है ना, के खुसरो को मुल्तान का सूबेदार बना दिया। ठीक है, और बुगरा खां के पुत्र केकूबाद को दिल्ली का, ठीक है, यहाँ पे सुल्तान बनवा दिया दोस्तों। बात क्या होता है कि जब बलबन था तो बलबन क्या चाहता था दोस्तों कि बलबन का जो उत्तराधिकारी होना वो के खुसरो हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र के तहत क्या हुआ कि के खुसरो को सूबेदार बना दिया मुल्तान का। तो ये मुल्तान का जब सूबेदार बना देता है तो इसी षड्यंत्र के तहत क्या हुआ कि बुगरा खां के पुत्र, जिसका नाम होता है केकूबाद, केकूबाद को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और उसी समय केकूबाद की उम्र 18 वर्ष थी। ठीक है, और इसी लाभ के, ठीक है, लाभ फखरुद्दीन मोहम्मद का दामाद निजामुद्दीन उठाया। ठीक है, अब जब ये केकूबाद को गद्दी पर बैठाया गया तो मात्र उसका जो उम्र था वो 18 वर्ष था, और इसी का लाभ दोस्तों जो फखरुद्दीन मोहम्मद है, इसका जो दामाद था जिसका नाम था निजामुद्दीन, वो निजामुद्दीन ने इसका फ़ायदा दोस्तों उठाया, है ना। और निजामुद्दीन ने केकूबाद को इतना भोग विलास बना दिया, बहुत ही ज़्यादा वो भोगी मनुष्य बना दिया उसको, भोग विलास में वो लिप्त रहा करता था कि उसने दिल्ली के निकट, है ना, किलो खरे की स्थापना करके वहीं पर निवास करना शुरू कर दिया दोस्तों। ठीक है, और केकूबाद के समय में शासनकाल की बागडोर निजामुद्दीन के हाथों में ही रह गई दोस्तों। ठीक है, कुछ समय बाद केकूबाद और निजामुद्दीन के बीच मतभेद हो गए एवं केकूबाद ने निजामुद्दीन की हत्या कर दी दोस्तों। ठीक है, तो निजामुद्दीन की हत्या जब कर दिया केकूबाद ने, तो निजामुद्दीन की हत्या के बाद केकूबाद ने समाना से फिरोज खिलजी को बुलाकर बरन का राज्यपाल तथा हाजिर ई मुमालिक बना दिया और शाइस्ता स्वयं की उपाधि दे दी दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद केकूबाद को लकवा मार दिया गया दोस्तों। ठीक है, कुछ समय बाद जब ऐसे ऐसा हो जाता है उसके बाद होता है क्या है कि उसको लकवा मार दिया जाता है, और इसका लाभ विरोध तुर्क सरदार ने उठाया। इन्होंने 3 वर्षीय कयुमर्स को, ठीक है, शमसुद्दीन द्वितीय का खिताब देकर दिल्ली का सुल्तान बना दिया। लेकिन यह बात फिरोज खिलजी को पसंद नहीं आई और 1290 में कयुमर्स की हत्या कर दी गई दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटा सा बालक को दोस्तों यहाँ पे बना दिया जाता है, लेकिन भाई जो खिलजी था इसको पसंद नहीं था। तो फिरोज खिलजी ने क्या किया, 1290 में कयुमर्स की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से मैंने देखा भाई इसी के साथ इलवरी वंश का अंत हो जाता है और दिल्ली सल्तनत पर एक नया वंश आता है जिसका नाम होता है दोस्तों खिलजी वंश दोस्तों। ठीक है, तो जैसे इलवरी वंश यहाँ पर समाप्त होता है उसके बाद यहाँ पे नया वंश कौन आ जाता है, खिलजी वंश, और खिलजी वंश इस प्रकार से फिर आगे बढ़ता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मैं जो बलबन के बारे में बताया वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले तो बलबन की उपलब्धियों के बारे में बताया, थोड़ा सा चर्चा की हम लोग, बलबन का नाम पता है ना, कैसे क्या क्या किया, वो सारा पूरा गुलाम से कैसे शासक बना दोस्तों, है ना। उसके बाद उसकी मृत्यु को लेकर चर्चा की, तो इतना हम लोग जाने वो काफ़ी है दोस्तों, है ना। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ अगर आपके पास है तो परीक्षा भर में गलत तो ना लिखिएगा मुझे पता है, लेकिन पेपर भी आपसे ना छूटे ऐसा आशा करता हूँ दोस्तों। ठीक है,
तो चलिए फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। मित्रों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें। दूसरे में मिलते हैं। जय जय भारत।